नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी एक गरीब लड़की की कहानी है। एक गरीब लड़की को प्रेम के जाल में किस तरीके से फंसाकर उसको पहुंचाया कोठे पर, दिल को झकझोर देने वाली कहानी है मित्रों। इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियां जो मैं हर रोज लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। मुंबई भागती दौड़ती जिंदगी, जहां दिन रात एक जैसा है, यह सपनों की माया नगरी है। इस नगरी में अपने सपनों को पूरा करने के लिए लोग सुबह से शाम तक दौड़ और दौड़ ही लगाते रहते हैं। ऐसे ही दौड़ में शामिल है मीरा, जो कि एक कैब कंपनी में जॉब करती है। उसकी चाहत है कि वह अपने स्वयं की कार बुकिंग सेवा कंपनी शुरू करे, पर इन सब के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। जब मीरा 15 साल की थी तभी एक एक्सीडेंट में उसके माँ बाप दोनों चल बसे। माँ बाप के गुजर जाने के बाद वह अपने मामा मामी के यहाँ रहने लगी। वह पढ़ना चाहती थी, पर कहते हैं ना, जब माँ बाप ना हो तो सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है। बड़ी मुश्किल से उसने 12th पास किया। आगे की पढ़ाई के लिए मामी ने पूरी तरीके से मना कर दिया। मीरा के मामा कार ड्राइवर थे, एक धनी सेठ की गाड़ी चलाते थे। वह अक्सर उनके साथ जाया करती थी, जिससे वह कार चलाना सीख गई। उसने 4 व्हीलर लाइसेंस भी बनाकर रख लिया था। अपना सोचा कभी कुछ नहीं होता है, हम सोचते कुछ हैं और हो जाता है कुछ और ही। एक दिन मीरा के मामा जी कहीं बाजार से आ रहे, पीछे से किसी कार ने उन्हें टक्कर मार दी, जिस कारण उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। उनका निचला हिस्सा पूरा नाकाम हो गया था, कोई हलचल नहीं हो रही थी उसमें। मीरा बहुत ही मेहनती और समझदार लड़की थी। घर की पूरी जिम्मेदारी मीरा ने संभाल ली। अब वो कैब बुकिंग में जॉब करती थी। जब भी पगार के दिन होते, मामी अपना लाड और प्यार जताकर उससे सारा हिसाब किताब करके पूरे पैसे ले लिया करती। मामा जी कुछ कहते भी तो मीरा रोक दे, शायद अपने को आसरा देने का कर्ज वह उतारना चाहती हो। मीरा घर का काम करके दिन रात कार चलाया करती, जिससे घर का खर्चा चल सके और अपने सपनों को पूरा कर सके। एक लड़की होकर कार बुकिंग में कार चलाते देख उसे कई मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता, पर वह बहुत हिम्मती और साहसी थी। वह बेहतरीन तरीके से कार ड्राइव किया करती थी, इसलिए बुकिंग सेंटर के बॉस को मीरा पर बहुत विश्वास था। मीरा, ओ मीरा, कब तक सोती रहोगी? कुंभकर्ण की तरह खर्राटे भर रही है। उठ करमजली, सुबह से एक कप चाय भी नहीं मिली। हाँ उठती हो मामी, रात बहुत देर हो गई आने में तो आंखें नहीं खुल रही हैं। आंखों को मलते हुए मीरा उठते ही किचन में चाय बनाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद वह चाय बना करके ले आती है। मामा मामी दोनों को चाय देती है, तभी उसका फोन बज उठता है। वह बिना देखे फोन को उठा लेती है। हेलो। दूसरी तरफ मीरा के बॉस की आवाज थी। मीरा, मैंने तुम्हें एड्रेस सेंड किया है, 1 घंटे बाद तुम वहां पहुंच जाओ। 2 दिन की बुकिंग है, 2 दिन तुम्हें उन लोगों के साथ ही रहना पड़ेगा जहां कहें जाना होगा। सर, आप वहां किसी आदमी को भेजिए। मैं 2 दिन कैसे, मैं जानता हूं। वह बीच में मीरा की बात काटते हुए कहने लगे, अभी सारे ड्राइवर व्यस्त हैं तो तुम्हें ही जाना पड़ेगा। वो अच्छे इंसान हैं और मुंह मांगे रेट दे रहे हैं, और अगर कोई दूसरा ड्राइवर होता तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं भेजता। मैं तुम्हारे लिए अपना नुकसान नहीं कर सकता। अगर मैं बुकिंग कैंसिल भी करता हूं तो हमारे कंपनी का नाम खराब होगा। मैं अपनी कंपनी का नाम खराब नहीं कर सकता। तुम अपनी तैयारी कर लो। वह कुछ नहीं कह पाती। वह जानती थी ज्यादा बहसबाजी करेगी तो नौकरी खतरे में पड़ सकती है, और वह अपनी नौकरी इस वक्त खोना नहीं चाहती। ना चाहते हुए भी मीरा उस एड्रेस पर पहुंच जाती है जो उसके बॉस ने उसे दिया था। वहां देखती है एक शानदार 2 मंजिला इमारत, जिस पर लिखा है विनय आहूजा। चारों तरफ सुगंधित फूल और फलदार पौधों से घिरा वह घर बहुत खूबसूरत लग रहा था। भेजे गए नंबर पर मीरा फोन करती है कि गाड़ी आ गई है। कुछ देर बाद एक लंबा चौड़ा आदमी
ब्लैक शर्ट में बेहद हैंडसम सा गाड़ी के पास आता है। गाड़ी के अंदर मीरा को देखकर चौंक कर सवाल करता है, तुम 2 दिन तक हमारे साथ नासिक आओगी? इतना लंबा सफर तुम अकेले तय कर लोगी? तुम्हें वहाँ का रास्ता पता है? कैसे जाना है? तुम रात भर गाड़ी चला लोगी? हाँ साहब, मुझे कुछ तो पता है और कुछ गूगल मैप देख लेंगे। आपको कहाँ जाना है बस यह बता दीजिए। मेरा नाम विनय आहूजा है। तुम्हारा नाम क्या है? साहब जी, मैंने गाड़ी के लिए आपको फोन किया था तो मेरा नाम उस पर फ्लैश हुआ होगा। विनय कुछ देर उसे देखता रहा और फिर गाड़ी में अपने बैग रखकर खुद भी बैठ गया। मीरा गाड़ी को रिवर्स करते हुए चल पड़ी नासिक के लिए। मीरा बड़े शांत और आत्मविश्वास से ड्राइव कर रही थी। पीछे बैठा विनय बड़े गौर से उसकी तरफ देख रहा था। सांवले रंग में भी वह बहुत आकर्षक और खूबसूरत लग रही थी। अपने बालों को समेटकर उसने पोनी पर रखा था। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, नयन नक्श ऐसे कोई भी उसकी तरफ देखकर आकर्षित हुए बिना ना रह पाए। विनय कुछ सोचते हुए एक नजर अपनी फोन पर डालता है, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। फिर बोल उठता है, मीरा। वह चौंक कर देखती है। क्या हुआ साहब? हुआ कुछ नहीं, मैंने अभी देखा तुम्हारा नाम मीरा है। जी कहकर वह अपने ड्राइविंग पर ध्यान देती है। जी साहब, इसके अलावा भी तुम्हें बोलना आता है? तुम्हें ना बोलने की बीमारी है क्या? वह कुछ जवाब नहीं देती है। मैं तो शांत नहीं रह सकता। यह 8-10 घंटे का सफर इतनी खामोशी से बीतेगा तो बरसों लग जाएंगे पहुंचने में। कुछ बात करते हैं। मीरा फिर खामोश हो जाती है। तुम दुखी आत्मा हो या बोलती नहीं हो? मीरा सामने मिरर से देखती है। वह उसे ही घूर रहा था। वह फिर सामने देखने लगी। विनय, तुम्हारे घर में कौन कौन है? पूछता है। मीरा ने कहा, सब हैं। विनय ने फिर से पूछा, सब मतलब पति बच्चे सब हैं? मीरा, मेरी उम्र इतनी लगती है क्या कि पति और बच्चे होंगे? मेरी शादी नहीं हुई है अभी। गुड, तुम कुछ तो जवाब दी, वरना चुप होते हुए। विनय, तुम्हारे माँ पापा? मीरा ने जवाब दिया, मेरे मामा मामी ही सब कुछ। विनय, तुम्हारे माँ पापा नहीं हैं? मीरा, नहीं, वह बचपन में ही गुजर गए। तुम तो बहुत सुंदर हो, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? विनय ने कहा। मीरा ने जवाब दिया, कभी सोचा नहीं, वक्त नहीं मिला। विनय हंसता है, हा हा हा, शादी के लिए भी वक्त चाहिए। तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम्हें तो कोई भी एक नजर में ही पसंद कर ले। मीरा विनय की तरफ देखती है, फिर सामने देखने लगती है। अच्छा बताओ, तुम्हें क्या पसंद है? मीरा, शांति से गाड़ी चलाना। मीरा का जवाब सुनकर विनय कुछ देर खामोश रहता है, फिर कहता है, मेरे बारे में भी तो कुछ पूछो। मीरा ने कहा, जी मुझे कुछ नहीं पूछना है। विनय, तुम तो बड़ी बोरिंग हो, मैं तो तुम्हारे साथ ज्यादा देर नहीं रह सकता। मीरा ने विनय को ऐसे घूरा जैसे वह उसे कच्चा चबा जाए। फिर अगले ही पल वापस रोड पर ध्यान देने लगी। विनय की ऐसी बातों का मीरा खामोशी से जवाब देती रहती और बातों बातों में वह नासिक पहुंच जाते। विनय ने होटल्स में कमरा बुक कर रखा था। वहां से 2 घंटे बाद एक मीटिंग थी। विनय अपना सामान निकाल कर जाने लगता है। तभी वह कहता है, तुम भी थक गई होगी, कमरे में आकर फ्रेश हो जाओ। आप मेरी फिक्र मत करिए, मैं ठीक हूँ। इसके बाद जहाँ जाना होगा मुझे बता दीजिएगा। विनय बिना कुछ कहे होटल के अंदर चला जाता है। मीरा रिलैक्स के लिए अपना सीट पीछे करती है और जोर से अंगड़ाई लेती है। उसकी नजर गाड़ी के आईने पर जाती है। तुम बहुत सुंदर हो, उसके कानों में विनय की आवाज गूंजती है। वह एक बार गौर से अपना चेहरा देखती है। आज से पहले उसने कभी अपने आप को नहीं निहारा था। आज उसे भी खुद को देखकर काफी अच्छा महसूस हो रहा था। 8 घंटे के सफर से मीरा कुछ थक सी गई थी। उसे झपकी आने लगी। जैसे ही उसकी आंखें बंद हुई, दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। उसने चौंक कर विंडो कांच नीचे किया तो वह एक आदमी ने उसे तुरंत ही कुछ सुंघा दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। दूसरे आदमी ने जल्दी से डोर ओपन करके उसे बाहर निकाल कर ले जाने लगता है। विनय फोन पर बात करते हुए बाहर आया था। उसकी नजर मीरा को ले जाते हुए आदमियों पर पड़ती है। वह दौड़ कर जाता है और उन दोनों को मारकर वहां से भगा देता है।
मीरा को लेकर होटल रूम में आ जाता। मीरा पर बेहोशी का असर कुछ ज्यादा ही हो गया था। विनय पानी के छींटे उस पर तब तक मारता रहता है जब तक वो होश में नहीं आ जाती। जब थोड़ी नॉर्मल हुई, विनय ने उसे रिलैक्स करने के लिए कहा और मीटिंग के लिए चला गया। कुछ देर आराम करने के बाद उसे अच्छा काफी महसूस हो रहा था। वह सोचने लगी, यहाँ मेरा ऐसा कौन दुश्मन है जो मुझे यहाँ किडनैप करना चाहता है। काफी सोचने के बाद शायद कोई सिरफिरा होगा। यह सोचकर उठी और नहाकर फ्रेश हो गई। मीरा बालकनी से बाहर देख रही थी। वहाँ से नीचे एक बड़ा सा गार्डन बना हुआ था जिसमें तरह तरह के फूल थे। कुछ लोग उसमें टहल रहे थे। गार्डन बहुत ही मनमोहक लग रहा था। उन फूलों में वह खोई हुई थी। तभी विनय अंदर आता है। नीले कलर की जीन्स और येलो कलर के शर्ट टॉप में वह बहुत ही सुंदर लग रही। गीले बाल उसे अपने खुले छोड़ रखे थे, उसकी खूबसूरती को और निखार रहे। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मेरा इरादा डगमगा रहा है। मीरा डरते हुए, जी साहब आप, अरे रिलैक्स, मजाक कर रहा हूँ। और यह साहब मत कहो, मेरा नाम विनय है। मीरा कुछ कहती उससे पहले वेटर चाय लेकर आता है। टेबल पर रखकर वहाँ से वह चला जाता। अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? मैंने तुमसे पहले ही कहा था अंदर आ जाओ। कभी आ जाती तो किडनैपर तुम्हें किडनैप करने की कोशिश नहीं करते। मीरा थी तो एक ड्राइवर, पर विनय का ऐसा अपनापन और व्यवहार उसे काफी अच्छा लग रहा था। वह मन ही मन यह सोचने लगी कि उसका भावी पति ऐसा ही हो जो उसका इसी तरह ख्याल रखे। विनय चाय का एक कप उसकी तरफ बढ़ाता है और उसे लेने का इशारा करता है। मीरा चौंक कर अपने ख्यालों से बाहर आती। क्या सोच रही हो? मेरे जैसा पति चाहिए? मेरे जैसा क्यों, मुझे ही अपना पति बना लो। देखो मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है। तुम मुझे पसंद हो और मैं अकेला ही रहता हूँ। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। अच्छा कमाता हूँ और अपना घर भी है। हाँ बोलोगी तो कल ही तुम्हारे घर शादी की बात करने आऊंगा, और अगर ना बोलोगी तो भी आऊंगा। सोच कर जवाब दो, हाँ या ना। मीरा बिना कुछ कहे वहां से उठकर जाने लगती है। विनय उसका हाथ पकड़कर कहने लगा, बिना जवाब दिए नहीं जाने दूंगा। वह झटक कर अपना हाथ छुड़ाती है और बाहर निकलकर गाड़ी में बैठ जाती है। वहां बैठकर वह अपने मन में सोचती है, यह साइको है क्या? कौन ऐसा करता है? 15 घंटे हुए हैं मिले और जबरदस्ती प्रपोज कर रहा है। आते से कोई मुझे किडनैप करने लगा। यह मुझे अंदर ले जाना चाहता था। यह सब क्या हो रहा है? मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मीरा गाड़ी में अपने ही धुन में सोचे जा रही थी। तभी विनय आया और गाड़ी में बैठ गया। हमें वापस चलना है, चलो यहाँ से मुंबई वापस। मीरा ने कुछ नहीं कहा और गाड़ी चलाने लगी। रास्ते में दोनों ने कोई बात नहीं की। मीरा मन में सोचते हुए, कैसा पागल इंसान है, 2 दिन का बोलकर 1 दिन में ही वापस जा रहा है। मुझे क्या करना है? मुझे गाड़ी चलाने से मतलब है। मुंबई पहुंचने पर मीरा विनय को ड्रॉप करने के बाद जैसे ही गाड़ी रिवर्स लेती है, विनय गाड़ी के सामने आकर कहता है, बहुत जल्द मिलेंगे। मीरा उसकी तरफ गुस्से से देखती है और तेजी से गाड़ी चलाकर वहां से निकल जाती है। मीरा अपने घर पहुंचती है। आज उसे घर का माहौल पूरा बदला बदला नजर आता है। जो मामी उससे बिना गाली के बात नहीं करती थी, वह बेटा बेटा कहते नहीं थक रही थी। तू थक गई होगी, मैं तेरे लिए चाय बनाकर लाती हूँ, तू नहा ले, तब तक तेरे लिए नाश्ता बना देती। मीरा को उनका यह रवैया कुछ अजीब सा लग रहा था, पर वह कुछ नहीं पूछ पाती है। फ्रेश होकर वह नाश्ता करने लगती है। तभी मामी बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, तेरे लिए एक रिश्ता आया है। बहुत अच्छा घर है, बहुत बड़े लोग हैं, बहुत अच्छा घर बार है, लड़का भी देखने में काफी अच्छा है। और तो और वह दहेज भी नहीं लेगा। तुम्हें तो सास ससुर की भी झंझट नहीं रहेगी। तू हाँ कह दे, कभी ना कभी तो घर बसाना ही है। इससे अच्छा लड़का मिल ही नहीं सकता है। यह देखो तो तस्वीर और शगुन आए हैं, तुम देख लो और हाँ कर दो। मुझे तो बहुत अच्छा लड़का लगा। कहते हुए वह अंदर चली गई। मीरा टेबल पर रखी तस्वीर उठाकर देखती है तो वह चौंक जाती है। यह तो विनय आहूजा है।
कुछ सोचते हुए वह गुस्से से उस तस्वीर के 2 टुकड़े कर दे। तब उसकी नजर उसके मामा की ओर जाती है, जो इशारे में उसे बुलाते हैं। वह उनके पास जाती है। मीरा देखती है मामा जी की तबीयत कुछ गड़बड़ है और उनका चेहरा भी बहुत उदास है। वह पूछती है, आप ठीक तो हैं मामा जी? वह कहते हैं, तुम मेरी फिक्र छोड़ो और मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं लाचार हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, पर तुम यह शादी हरगिज मत करना। क्या बात है, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मीरा के पूछने पर मामा जी कहते हैं, मैंने कई बार तुम्हारा फोन लगाया पर नॉट रीचेबल आ रहा था। फिर मैंने मेरे एक दोस्त जो कि नासिक में ही रहता है उससे मदद मांगी। उसका 2 आदमी तुम्हारे पास आए थे। उन्हें कुछ समझाने या कहने का समय नहीं था, इसलिए वह तुम्हें बेहोश करके ले जाने लगे। लेकिन तभी विनय ने देख लिया और वह तुम्हें होटल के अंदर लेकर चला गया। उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया? वह घबराते हुए पूछने लगे। वह मेरे साथ गलत क्यों करेगा? आखिर मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? और यह सब साजिश, यह आपको कैसे पता चला? बताइए मामा जी, कुछ तो बोलिए। आखिर क्या साजिश चल रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तभी मामी वहां प्रवेश करते हुए कहती हैं, साजिश क्या रहेगा? मैं तुम्हारे दुश्मन हूं ना, तुम्हारी बुरा चाहती हूँ। इतना अच्छा लड़का है, उसका रिश्ता आया है तुम्हारे लिए। रिश्ते को तुमसे बिना पूछे मैंने हाँ कर दिया। बस इन्होंने उसे साजिश का नाम दे दिया। रोने का नाटक करते हुए, अब क्या तुम पर इतना भी हक नहीं है कि तुम्हारी शादी में अपनी मर्जी से करा सकूं? कौन आज के जमाने में पैसे देकर शादी करना चाहता है? मीरा चौंक कर मामी की तरफ देखती है। मामी अपने मुंह पर हाथ रखते हुए चुप हो जाती हैं। गलती से उनके मुंह से पैसे वाली बात निकल गई। पैसे कैसे मामी जी? आखिर क्या बात है? बात क्या रहेगी? बात कुछ भी नहीं है, बस तुमसे शादी करने के लिए वह हमें पैसे दे रहा है। मीरा आगे कुछ कहती उससे पहले उसकी नजर मामा जी पर पड़ती है। वह देखती है उनकी सांसें उखड़ रही हैं और वह सीने पर हाथ रख कर कराह रहे हैं। वह जल्दी से डॉक्टर को फोन करती है, पर डॉक्टर के आने से पहले ही मामा जी अपनी आखिरी सांस भर लेते हैं। यहाँ मामा जी का अंतिम क्रिया हुआ और वहाँ मीरा की जिंदगी में तूफान ने अपना रास्ता बनाया। मामा जी को गुजरे अभी महीना भर भी नहीं हुआ था और मामी शादी पर दबाव देने लगी थी। विनय भी अक्सर आता और मीरा के सामने अपने प्यार का इजहार करता। मीरा के मन में मामा जी की बातें बैठी हुई थी। आखिर क्या साजिश थी जिससे वह आगाह करना चाहते थे? मामी सिर्फ पैसे के लिए उसकी शादी करवाना चाहती थी या कुछ और बात थी? उसकी समझ में नहीं आ रहा था। इन सब बातों को सोच सोच कर उसका सर घूमा जाया करता था। एक दिन मीरा मामी के पास बैठकर उसे समझाते हुए कहने लगी, तुम्हारा कैब वाला काम भी छूट गया। घर में पैसे आने के सारे रास्ते बंद हैं। विनय से शादी करके तुम उसके साथ खुश रहोगी और तुमसे शादी करने के लिए वह 25 लाख रुपए देगा, जिससे हमारी जिंदगी भी अच्छी कट जाएगी। अगर तुम यह शादी नहीं करती तो हम दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। ले देकर सिर्फ यही एक घर बचा है, यह भी बिक जाएगा तो हमारे सर पर छत भी नहीं रहेगी। हम रास्ते पर आ जाएंगे। दर दर की ठोकरें खाने के लिए हम लाचार हो जाएंगे। तुम यह शादी कर लो जिससे हमें ऐसे दिन ना देखने पड़े। इतनी बड़ी रकम वह क्यों देना चाहता है? आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है? मीरा के मन मस्तिष्क में यह सवाल गूंज रहा था। यूं अचानक से वह उसकी जिंदगी में क्यों आया और क्यों वह उससे शादी करना चाहता है? बहुत सोचने के बाद उसने तय किया कि मामी सही कह रही हैं। मेरी जिंदगी में जो हो सो हो, कम से कम यह सब तो खुश रहेंगे। मेरे हाँ कहने से इनकी जिंदगी संवर जाएगी। इन सबों को खुश देखकर ही खुश हो लिया करूंगी। यह सोचकर उसने शादी के लिए हाँ कह दी। विनय और मीरा की शादी हो गई। उसकी दुल्हन बन वो उसके साथ आ गई। विनय ने मीरा को बहुत प्यार दिया। वह उसके छोटे छोटी बातों का बहुत ध्यान रखता था। मीरा की हर इच्छा को पूरी करता था। विनय का साथ और प्यार पाकर वह भी बहुत खुश थी। उसने भी अपनी गृहस्थी सजाने संवारने में कोई कमी नहीं रखी। मीरा के दिमाग में जो साजिश का शक था
सब दूर हो गया था। मीरा अक्सर सोचती वो कितनी खुशनसीब है जो विनय उसकी जिंदगी में आया। इतना प्यार मिला, उस प्यार के तले वह अपने पुराने सारे दर्द भूल गई। विनय तो उसे इतना प्यार करता था कि उससे जुड़े लोगों को भी वह तकलीफ में नहीं देख सकता था। इसलिए उसने मामी को भी इतने सारे रुपए दिए कि उन्हें भी कोई तकलीफ ना हो। मीरा यह सोचती और मुस्कुरा देती। 1 साल के बाद बदहवास मीरा सड़क पर दौड़े जा रही थी। किस दिशा में जाना है, कहां तक भागना है, उसे कुछ खबर नहीं थी। वह बेसुध होकर अपनी रफ्तार से दौड़े जा रही। तभी हार्न बजाकर उसे हटने का इशारा करती एक कार उसके सामने आई और वह उससे टकराकर गिर पड़ी। उसे काफी चोट आई। गाड़ी में सवार शख्स ने जब यह देखा तो वह घबरा गया। फौरन अपनी गाड़ी से निकलकर बाहर आया। तुरंत उस अनजान लड़की को अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले गया। उसके सर से बहुत खून बह रहा था। डॉक्टरों ने फौरन ही उसका इलाज शुरू कर दिया। कुछ देर बाद एक नर्स बाहर आई। नर्स, पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप उसके पति हैं? वह कुछ जवाब नहीं देता है। नर्स फिर कहती है, आपको पेपर साइन करने पड़ेंगे, वह प्रेग्नेंट है। अगर आपने ज्यादा वक्त लिया तो उसका मिसकैरेज भी हो सकता है। यह उसकी और उसके होने वाले बच्चे की जान पर बन सकती है। वह बहस नहीं करना चाहता था, फौरन पेपर लेकर साइन कर दिया। लगभग 4 घंटे बाद नर्स आकर बताती है, अब कोई खतरा नहीं है, दोनों ठीक हैं, सुबह तक होश आ जाएगी। उसे कुछ राहत मिली। वह एक बार मीरा को देख कर आता है और नर्स से कहता है, आप लोग इसका ध्यान रखना, मैं घर जाकर सुबह तक आ जाऊंगा। यह मेरा नंबर रखो, कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। अगले दिन जब वह अस्पताल पहुंचा तो मीरा उसे कहीं नजर नहीं आई। उसने नर्स से फोन करके पूछा कि वह लड़की कहाँ गई। उसे भी नहीं पता चला कि कब उसे होश आया और कब वह यहाँ से निकल गई। नर्स कहती है, अभी 20 मिनट पहले ही मैं इस कमरे में आई थी, तब तक तो वह यहीं पर थी, जाने कब कहाँ चली गई। वह अस्पताल से निकलकर बाहर आसपास उसे ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद उसे वह लड़की गार्डन में एक पेड़ के पास बैठे रोते हुए दिखाई पड़ती है। वह उसके पास जाकर अपनी रुमाल देते हुए कहता है, अपने आंसुओं को पोंछ लो, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है उसे भूलने की कोशिश करो। खुद की ना सही पर अपने होने वाले बच्चे की फिक्र करो। तुम जैसी लड़कियां गलती करने से पहले नहीं सोचती, बाद में जब कुछ गलत हो जाता है तो रोना धोना और अपने जीवन को खत्म करने पर उतारू हो जाता। सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करो। यह कहकर वह जाने लगता है। तभी मीरा चीख उठती है, मुझ जैसे से क्या मतलब है, मुझ जैसे को तुम जैसों ने ही बनाया है। कहकर वह जोर जोर से रोने लगती है। मीरा को इस तरह रोते देख कर कहता है, मेरा नाम मोहन बजाज है, मैं बैंक में कार्यरत हूँ और एक एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ। तुम चाहो तो मुझसे अपने दर्द बांट सकती हो, तुम्हें कुछ राहत मिलेगा और हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं। मीरा रोते रोते वहीं बैठ जाती है। उसके मुंह से कुछ नहीं निकल पाता है। मोहन उसके आंसू पोंछते हुए पूछता है, तुम्हें प्यार के नाम पर धोखा मिला है या कुछ और बात है? मीरा अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, प्यार में धोखा तो बर्दाश्त कर लेती, पर प्यार के नाम पर अपना बनाने वाले अपनों की बलि चढ़ी हूँ, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्या थी और क्या बनकर रह गई। मोहन मीरा को सांत्वना देते हुए कहता है, हिम्मत रखो, खुद को संभालो, मुझे कहो तुम्हारे साथ क्या हुआ है। कुछ देर की खामोशी के बाद वो कहती है, मैं मीरा एक कैब कंपनी में जॉब करती थी। घर से ज्यादा वक्त सड़कों पर ही बिताती थी ताकि जिन्होंने मुझे आसरा दिया उन्हें कोई तकलीफ ना हो। एक दिन पैसेंजर को ड्रॉप करके घर जा रही थी। रास्ते में देखी एक लड़का किसी लड़की को जबरदस्ती गाड़ी में बिठा रहा था। मैंने अपनी गाड़ी उन दोनों के बीच से निकाली, गाड़ी को खड़ा करके पुलिस को कॉल की और गाड़ी से उतरकर उस लड़की की सहायता करने लगी। मेरी इस हरकत पर उस आदमी को बहुत गुस्सा आया। उसने हम दोनों लड़कियों पर हाथ उठाया। हमने भी उसका डटकर सामना किया। कुछ ही देर में पुलिस आई और फिर उसे गिरफ्तार करके ले गई। उस लड़की जिसका नाम नेहा था, उसने बयान दिया कि वह आदमी एक सेक्स रैकेट चलाता था
जबरदस्ती वह लड़कियों को किडनैप करके उन्हें इस काम में धकेला करता था। उसके बयान पर पुलिस ने तहकीकात की और सब कुछ सही पाया। दूसरे दिन अखबार में, सोशल मीडिया, सब जगह यह खबर आग की तरह फैल गई। बदनामी के डर से उस आदमी ने जेल में ही आत्महत्या कर ली। कुछ दिनों बाद नेहा एक कार एक्सीडेंट में मारी गई। वह लड़का जिसने सुसाइड कर लिया था, उसके छोटे भाई विनय आहूजा को लगा, जो कि मेरे पति थे, उनको लगा कि मेरी वजह से उसके भाई ने सुसाइड कर लिया है और पुलिस इसे अलग रूप दे रही है। वह अपने भाई से बहुत प्यार करता था। मुझे तो लगता है नेहा के एक्सीडेंट में मौत के जिम्मेदार भी वही होंगे और उसके बाद उन्होंने मुझे बर्बाद करने की ठानी। मेरी मामी के साथ मिलकर मेरे साथ प्यार की साजिश की। मामा जी को मामी और विनय पर शक हुआ क्योंकि वह मामी को बहुत सारे पैसे दे रहे थे। वह मुझे आगाह करना चाह रहे थे उससे पहले कि उनकी मौत हो गई। शादी के 3 महीने तक विनय बहुत अच्छा पति बना रहा। उसके बाद धीरे धीरे अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। अपने भाई के नक्शे कदम पर चलने वाला ही था। मासूम लड़कियों को प्यार के नाम पर फंसाकर उन्हें दांव व्यापार में ढकेल देता। उसने मुझे भी बेहोशी की दवाई देकर इस काम में ढकेल दिया। मामी को दिए पैसे उसने मेरे शरीर को बेचकर वसूल की। वहां से मैं निकलने का प्रयास करती रही, पर रोज मुझे इंजेक्शन दिया जाता जिससे मैं मदहोश हो जाती। मेरी हालत देखकर वह जोर जोर से हंस पड़ता और कहता, मेरा भाई एक बार मरा है, पर तुम्हें रोज मरता हुआ देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। उस दिन मेरी हालत पर वह बहुत जोर से हंसे जा रहा था और मेरे मन में नफरत उबाल ले रही। जाने मुझे कहां से इतनी हिम्मत आ गई। दीवार की तरफ ढकेल दिया। कोने में रखे राड से उसके सर पर वार करती। उसके सर से खून बहने लगा। मैं वहां से भागते भागते यहाँ तक आ गई। अब कहाँ जाऊं, मरने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा। कहते कहते उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब बह निकला। तुम क्यों मरोगी? तुमने तो हिम्मत से काम लिया है। अब खुद को मजबूत बनाओ। हर अंधेरे के बाद सवेरा होता है। तुमने अपना अंधेरा बिता लिया, अब उजाले की ओर कदम बढ़ाओ। मोहन ने मीरा की झुकी नजर को उठाया और दोस्त बनकर दोस्ती का हाथ उसकी ओर बढ़ाया। मोहन के बढ़े हाथ का सहारा पाकर मीरा एक बार फिर पूरी तरह लगन और मेहनत पर उतारू हो गई। उसने बैंक से लोन लिया और खुद की कैब बुकिंग सेवा शुरू कर दी। उसके यहाँ उन औरतों को भी प्रशिक्षण दिया जाने लगा जो खुद के दम पर कुछ करना चाहती। मीरा मोहन मिलकर बहुतों को सहारा देते हैं। कुछ ही दिनों में मीरा सबकी चहेती बन गई। एक दिन अचानक विनय मीरा के सामने आता है। उसे जिंदा देखकर वह डर जाती है। विनय अपने किए की माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो मीरा। बदले की भावना ने मुझे अंधा कर दिया था। सही और गलत समझने का विवेक ही नहीं रहा। तुम्हारे जाने के बाद मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। मैंने तुम्हारी तलाश की पर तुम मुझे नहीं मिली। तुम्हें खोने के बाद मैंने जाना कि मैं तुम्हें सच में बहुत प्यार करने लगा हूँ। मैंने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया और अपने सारे बुरे धंधे बंद कर दिए। अब मैं तुम्हारे साथ मेहनत से गुजारा करूंगा। तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं दूंगा, यह वादा करता हूँ। मीरा कहती है, तुम बदल रहे हो, यह सुनकर अच्छा लगा, पर इस बदलते रिश्ते को अब मैं हिस्सा नहीं बनना चाहती। अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। यहाँ पर बढ़े हुए हाथों को थाम कर आगे बढ़ी हूँ। चाहती हूँ मेरे भी हाथ किसी का सहारा बने। मैं भी किसी टूटे की ओर अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें सहारा देना चाहती हूँ। अब यही मकसद रह गया है। मोहन भी मीरा की बातों से सहमत हो जाता है और उसके लिए फैसलों पर उसके साथ रहता है। दोनों को एक दूसरे का साथ देते देख विनय दोनों के रिश्तों पर लांछन लगाता है। इसकी वजह से तुम मेरे साथ नहीं आना चाहती। मैंने कहा ना, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। अब मैं दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा जिससे तुम्हें तकलीफ हो। मोहन जवाब देता है, हम ना ही प्यार करते हैं, ना ही किसी रिश्ते में बंधना चाहते हैं। एक दोस्त और सहायक के रूप में हम सदा साथ रहना चाहते। जरूरी नहीं है मीरा मोहन प्यार के बंधन में ही बंधे हो। दोस्ती का रिश्ता भी बहुत ऊंचा होता है। मीरा कहती है, दोनों रूप मर्द के हैं। विनय, तुमने मुझे बेश्या बना दिया। और मीरा कहती है, दोनों रूप मर्द के हैं।
विनय, तुमने मुझे वेश्या बना दिया और मोहन ने उसे देवी के रूप में निखार दिया। अब मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, यहीं रहकर इन सब की सेवा और सहायता करूंगी। तुम्हें तुम्हारे किए का पछतावा हो रहा है, यह जानकर मैं खुश हूँ कि मैंने जिससे प्यार किया वह सही राह पर है। मैं यहाँ खुश हूँ, तुम अपने में खुश रहो। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।